हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे, याद करेंगे, जो कि लगभग हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे प्रमुख अभिलेख और शासक। प्रमुख अभिलेख और शासक, ठीक है। अब अभिलेख किसको कहते हैं? किसी भी शासक के द्वारा किसी कठोर सतह जैसे पत्थर हो गया, धातु हो गया, उससे उत्कीर्ण किए गए लेख को अभिलेख कहते हैं। किसी भी शासक के द्वारा किसी कठोर पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण किए गए लेख को अभिलेख कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कन्फर्म हो गया कि अभिलेख किसे कहते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट हमने नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है। तो पहला जो है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो संबंधित है कलिंग नरेश खारवेल से। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अगला है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? तो नासिक अभिलेख संबंधित है गौतमी बलश्री से, ठीक है। नासिक अभिलेख संबंधित है गौतमी बलश्री से। चलिए अगला है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है रुद्रदामन से। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है रुद्रदामन से। अगला है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख संबंधित है समुद्रगुप्त से, ठीक है। चलिए अगला है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन से, ठीक है। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन से। चलिए अगला है ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? तो ग्वालियर अभिलेख संबंधित है प्रतिहार नरेश भोज से। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज संबंधित है। अगला है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख संबंधित है विजयसेन से। बंगाल शासक विजयसेन से ये देवपाड़ा अभिलेख संबंधित है। चलिए अगला है भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है स्कंदगुप्त से, ठीक है। चलिए आगे हम लिखते हैं कि अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ। अभिलेखों में कौन सी लिपि से ये उत्कीर्ण किए गए थे, उसमें लिखे गए थे उनकी लिपियाँ। तो ब्राह्मी लिपि है पहली। ब्राह्मी लिपि ये अशोक के अधिकतर शिलालेख, शासक जो अशोक थे उनके अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। यह लिपि बाएं से दाएं को लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती थी? लिपि बाएं से दाएं में लिखी जाती थी। चलिए अगला देखते हैं खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि ये अशोक के कुछ शिलालेखों में खरोष्ठी लिपि से लिखे गए हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं। और ये भी दाएं से, और ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अब देखिए ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती थी और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी कि इसके सीधे विपरीत में वो लिखी जाती थी। चलिए अगला है यूनानी एवं आर्मेइक लिपि। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के अभिलेख में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। ये जो दो लिपि यूनानी और आर्मेइक लिपि, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के अभिलेख में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। हम देखेंगे वेद, ठीक है। चलिए तो पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो ऋग्वेद का उपयोग आयुर्वेद। और इसमें विवरण कैसा है? तो ऋग्वेद आयुर्वेद जो उसका उपवेद है उसमें
चिकित्सा शास्त्र से संबंधित विवरण है। चलिए अगला देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा? यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और ये इसमें युद्ध कला से संबंधित विवरण प्राप्त होते हैं। अगला है सामवेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद में कला व संगीत से संबंधित विवरण प्राप्त होते हैं। आखिरी है ये अथर्ववेद। अथर्ववेद में का उपवेद है शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपयोग शिल्पवेद है और इसका विवरण इसमें विवरण है भवन निर्माण से कला से संबंधित इसमें विवरण प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला है वेदांग। ठीक है, तो वेदांग किसे कहते हैं? वेदों का अर्थ समझने व सूक्तों का सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग किसे कहते हैं? वेदों का अर्थ समझने व सूक्तों का सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। ठीक है, अब वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? तो वेदांग कुल 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 6 प्रकार में पहला है शिक्षा, दूसरा तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। वेदांग 6 प्रकार के होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं कुछ नोट्स। ठीक है, जो बहुत ही ये आप लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसमें ये जो पहला है नोट्स है सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण। ठीक है, सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि का व्याकरण अष्टाध्यायी है। ठीक है, चलिए दूसरा है महाभारत से महर्षि वेद व्यास की कृति मानी जाती है। ये क्वेश्चन आएंगे कि महाभारत किसकी कृति मानी जाती है? तो ये महर्षि वेद व्यास की कृति मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला है महाकवि कालिदास। कालिदास ने अनेक काव्य और नाटक लिखे जिनमें उनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, कालिदास का सबसे प्रसिद्ध तो ऐसे सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काव्य और नाटक लिखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्ध है। अगला है हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख भावचित्रात्मक लिपि में है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख किस लिपि में है? तो वो है भावचित्रात्मक लिपि, जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख भावचित्रात्मक लिपि में है, जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए अगला है जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियाँ होती थीं, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियाँ होती थीं, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।